बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 15 एसी जनरेटर। तो लास्ट लेक्चर में हमने एसी जनरेटर हाफ पढ़ लिया था। तो पहले पार्ट में पहले हाफ में हमने देखा था भी एसी जनरेटर जो है वो अल्टरनेटिंग करंट किस तरह प्रोड्यूस करता है, और उसमें हमने देखा था कि एक स्ट्रॉन्ग और परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में हमने एक कॉइल रखी हुई थी और उस कॉइल को हम मूव करवाते थे तो कॉइल में फ्लक्स चेंज होता था, जिसकी वजह से उसमें इंड्यूस ईएमएफ पैदा होती थी। और वो जो इंड्यूस ईएमएफ पैदा होती थी उसका जो फार्मूला है वो हमने ये ड्राइव किया था। इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू एन ओमेगा ई बी साइन थीटा। तो ये इंस्टेंटेनियस इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला है, यानी हम किसी भी टाइम किसी भी लम्हे हम उसकी इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो वैल्यू है वो फाइंड कर सकते हैं। और ये फार्मूला हमें बता रहा है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो साइन पे डिपेंड करती है, यानी साइन वेव है, साइनोसाइडल वेव की तरह चेंज होगी। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ में वेरिएशन आएगी वो साइनोसाइडली आएगी विद टाइम। तो इसको अगर हम ग्राफ की मदद से शो करें तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी उसका ग्राफ ऐसे साइन वेव की शक्ल में बनेगा, ये उसका ग्राफ बनेगा। यानी उसमें जो वैल्यूज़ हैं वो साइन वेव की तरह चेंज होंगी, यानी पहले ज़ीरो, फिर मैक्सिमम, फिर ज़ीरो, फिर मैक्सिमम नेगेटिव साइकिल में, और फिर ज़ीरो। तो ये साइनोसाइडली उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो इस तरह की इंड्यूस ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस करता है एसी जनरेटर। नाम से भी ज़ाहिर है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है, यानी इसकी जो वैल्यू है वो मुसलसल चेंज होती रहती है। तो ऐसी इंड्यूस ईएमएफ हमारे पास एसी जनरेटर प्रोड्यूस करता है। और हमने देखा था कि इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो किस पे डिपेंड कर रही है, साइन ओमेगा टी की वैल्यू पे। और साइन ओमेगा टी की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 होती है। साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 है। अगर हम साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 पुट कर दें तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी वो मैक्सिमम होगी, जिसको हम किससे ज़ाहिर करेंगे, जिसको हम ई नॉट से ज़ाहिर करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में जो मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका फार्मूला क्या होगा। तो मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला ई नॉट है, जो बराबर होगा एन ओमेगा ए बी। तो याद रखने के लिए हम इसको नवाब भी पढ़ सकते हैं, एन डब्ल्यू ए बी। ये असल में डब्ल्यू नहीं है, ये ओमेगा है। तो सिर्फ याद रखने के लिए भी एसी जनरेटर में मैक्सिमम जो इंड्यूस ईएमएफ पैदा होती है उसको हम नवाब पढ़ लेते हैं। तो वैसे एन ओमेगा ए बी मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला है। तो अगर हम इस इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड ईएमएफ वाले फार्मूले में एन ओमेगा ए बी की जगह पे ई नॉट यानी मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका फार्मूला बन जाएगा E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये तो आ गई इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू। तो जब हमारा सर्किट क्लोज होगा तो तब इंड्यूस्ड ईएमएफ से फिर आगे इंड्यूस्ड करंट भी पैदा होगा, और वो करंट क्या होगा वो हम अब वैल्यूज़ की फाइंड करते हैं करंट की। तो ओम्स लॉ के मुताबिक V बराबर होता है आई आर के। तो लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास वोल्टेज है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, तो हम लिख सकते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर है आई आर के। तो यहाँ से करंट की वैल्यू निकालें तो वो किसके बराबर आएगी, E ओवर आर के। तो यही फार्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया है भाई, करंट जो है वो ओम्स लॉ के मुताबिक इसके बराबर है इंड्यूस्ड ईएमएफ ओवर आर के। और इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला जो है वो हम ऊपर निकाल चुके हैं, ई इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर है ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसमें हम ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं इस फार्मूले में। तो जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास करंट का फार्मूला क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी ओवर आर। जैसे हमारे पास ई ओवर आर
ये बराबर है आई के। इसी तरह ई नाट ओवर आर जो है ये बराबर है आई नाट के। यानी ये इंड्यूस्ड इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड ईएमएफ है, तो ये करंट भी जो है ना वो आप समझ रहे हैं इंस्टेंटेनियस करंट है। ये ई नाट मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ है, तो ये आई नाट भी क्या है, मैक्सिमम करंट आ गया। तो इस फार्मूले में अगर हम देखें कि आई इज इक्वल टू ई नाट ओवर आर, ये जो वैल्यू है इसकी जगह पर हम क्या लिख देते हैं, आई नाट लिख देते हैं। तो इन दोनों की जगह पे हमने आई नाट लिख दिया, तो करंट का फार्मूला बन गया आई इज इक्वल टू आई नाट साइन ओमेगा टी। तो इस फार्मूले में भी हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास करंट है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, वो भी साइन ओमेगा टी की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। ओमेगा किसके बराबर होता है, टी बराबर होता है 2 पाई/ओमेगा। तो यहाँ से अगर हम ओमेगा की वैल्यू निकालें तो ओमेगा बराबर होगा 2 पाई/टी के। ओमेगा किसके बराबर आएगा, ओमेगा बराबर आएगा 2 पाई/टी के। और 1/t जो है वो किसके बराबर होता है, एफ के। तो ये जो बटे वाला टी है इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एफ। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, 2 पाई/एफ। तो हम फार्मूले में ओमेगा की जगह पर ये 2 पाई/एफ पुट कर देते हैं। ओमेगा में हमने पुट कर दिया ये 2 पाई/एफ और टी की जगह पर टी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला बन गया ई नाट साइन 2 पाई/एफ टी। और करंट का बन गया आई इज इक्वल टू आई नाट 2 पाई/एफ टी। अब हम यही बात इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट वाली, अब हम ये ग्राफिकली इसको चेक करते हैं। तो ग्राफिकली अगर हम इसको देखें तो दोनों करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ दोनों ही साइन वेव पे डिपेंड करते हैं। इसलिए जहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू ज़ीरो होगी वहाँ करंट की वैल्यू भी ज़ीरो होगी। जहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम होगी वहाँ करंट भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्योंकि दोनों का ग्राफ किस पे डिपेंड करता है, साइन की वैल्यू पे डिपेंड करता है। दोनों की वैल्यू सेम पॉइंट पे मैक्सिमम और सेम पॉइंट पे मिनिमम होगी। जैसे ये वाला जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पे टाइम की वैल्यू क्या है, ज़ीरो। जब टाइम ज़ीरो होगा तो ये हमारी कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस तरीके से होगी। तो इसमें हम देख रहे हैं हमारी जो कॉइल है, जो एरिया है, अब यहाँ पे दो चीज़ें होंगी, एक एरिया होगा और एक वेक्टर एरिया होगा। जो लूप एरिया है जिसको हम सरफेस एरिया बोलते हैं, वो पहली शक्ल में जब टाइम ज़ीरो है उसमें आप देख सकते हैं कि जो आपका सरफेस एरिया है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, जबकि वेक्टर एरिया जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। ये V और B ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल आ रहे हैं। तो अगर हम अपने सरफेस एरिया को देखें तो सरफेस एरिया जो है वो परपेंडिकुलर है। तो ये हम केस बना दिए। पहला केस है व्हेन थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, तब क्या होगा, V और B दोनों एक दूसरे के ज़ीरो होंगे, तब हमारा जो लूप है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा और हमारे पास करंट की वैल्यू क्या आएगी, ज़ीरो। तो करंट की वैल्यू कैसे ज़ीरो आएगी, क्योंकि थीटा की वैल्यू ज़ीरो यहाँ पुट करेंगे। यहाँ पे साइन ज़ीरो क्या होगा, ज़ीरो। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू भी ज़ीरो होगी और करंट की वैल्यू भी क्या होगी, ज़ीरो होगी। इसी तरह जब यहाँ पे तो टाइम था, इस जगह पर हमारे पास ये लिखा हुआ है टाइम जो है वो ज़ीरो है। इस जगह पर क्या होगा, इस जगह पर देखें एंगल कितना बन रहा है 90 और टाइम कितना होगा T/4। टी बड़ा टी जो है ना वो पूरे साइकिल के टाइम को शो करता है। पूरे साइकिल का जो टाइम है ना वो टी है। लेकिन जब टाइम T/4 होगा तो यानी चौथाई हिस्सा गुजर चुका है यहाँ तक। ये अगर आप देखें तो 4 हिस्से बनते हैं। हमने पूरे साइकिल को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। तो हर हिस्से का टाइम कितना होगा, T/4 T/4 T/4। तो इधर तक टाइम कितना लगेगा, T/4। एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। जब एंगल 90 होगा तो हम इस जगह पर इस वैल्यू में क्या पुट करेंगे, 90। और आपको पता है साइन क्या होता है, साइन 90 क्या होता है, 1। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके बराबर आ जाएगी,
इंड्यूस ईएमएफ बराबर आ जाएगी ई नाट के। इसी तरह करंट किसके बराबर आ जाएगा, आई नाट के। यानी यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम। इसी तरह जब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आएगा तो नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आएगा हमारे पास, ये वाला नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पर टाइम कितना गुजर चुका होगा, ये आधा साइकिल गुजर चुका है। यानी कितना टाइम गुजर चुका है, T/2। यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, 180। तो जब हम इस जगह पर 180 पुट करेंगे तो साइन 180 क्या होता है, आपको पता है, वो ज़ीरो होता है। इसी तरह यहाँ पर भी 180 पुट करेंगे तो वो भी क्या आएगा, ज़ीरो। तो करंट की वैल्यू भी यहाँ ज़ीरो होगी और जो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी वैल्यू भी क्या होगी, हमारे पास ज़ीरो होगी। इसी तरह अगला पॉइंट जो आएगा वो ये वाला है, जहाँ पर एंगल है हमारे पास 270 या 3π/2। और यहाँ पर टाइम क्या होगा, यहाँ पर होगा हमारे पास 3T/4। यानी 3 दफ़ा T/4 टाइम गुजर चुका, 1 2 3, 3 दफ़ा T/4। इसलिए हमने लिख लिया टाइम है 3T/4। एंगल कितना है, 270। तो यहाँ पर हम एंगल पुट करते हैं 270। तो साइन 270 किसके बराबर होता है, साइन 270 जो है वो बराबर होता है -1 के। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, -E0। इसका मतलब ये हुआ कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू है तो मैक्सिमम, लेकिन क्या होगी, माइनस में। मिसाल के तौर पर यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू 220 वोल्ट है, तो यहाँ पर कितनी होगी, -220 वोल्ट। जैसे हमारे पास घरों में वोल्टेज की वैल्यू आ रही है तो वो कितनी आ रही है, 220 वोल्ट। तो ये फ़र्ज़ कर लें भी ये हमारे पास पीक वैल्यू, तो ये कितनी होगी, -220 है तो मैक्सिमम, लेकिन किस में है, माइनस में, यानी इसकी डायरेक्शन उलट होगी। और नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखें ये वाला, तो ये हमारा साइकिल मुकम्मल हो गया। तो टाइम कितना लगेगा, T। एंगल कितना होगा, 360। और आपको पता है साइन 360 की वैल्यू जो है वो क्या होती है, 1 होती है। तो सॉरी, साइन 360 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। यहाँ इस जगह पर हम 360 पुट करें तो साइन 360 आपको पता है किसके बराबर होता है, साइन 360 ज़ीरो के। तो यहाँ पर भी हमारे पास करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी। तो इस तरीके से आपने तैयार करना है एमसीक्यूज़ के हवाले से, भाई कहाँ करंट की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होती है, कहाँ करंट की वैल्यू मिनिमम होती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होगी, मिनिमम कहाँ होगी। वो आपसे एमसीक्यूज़ में पूछ सकता है कि जब हमारे पास लूप जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा तो तब इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है ना वो पैरेलल है, तो यहाँ पर मैक्सिमम है, यहाँ पर भी पैरेलल है तो यहाँ पर भी मैक्सिमम है। इस जगह पर परपेंडिकुलर है, यहाँ भी ज़ीरो है। इस जगह पर परपेंडिकुलर है लूप, तो यहाँ भी ज़ीरो है। तो इसी तरीके से आपने एंगल के लिहाज से भी तैयार करना है, भाई हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कहाँ कहाँ मैक्सिमम होगी, एक 90 डिग्री पर और एक 180 डिग्री पर। कहाँ कहाँ मिनिमम होगी, ज़ीरो पर, सॉरी मैक्सिमम कहाँ पर होगी, मैक्सिमम होगी, देखें ये वाला पॉइंट मैक्सिमम का है, ये वाला, और ये वाला पॉइंट मैक्सिमम का है। यहाँ पर जो है वैल्यू एंगल की कितनी बनती है, 90, और यहाँ पर बनती है 270। अब ज़ीरो कहाँ कहाँ पर है, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू एक जो है वो एक इस पॉइंट पर ज़ीरो है, एक इस पॉइंट पर ज़ीरो है, और एक इस पॉइंट पर ज़ीरो है। तो ये जो ग्रीन डॉट्स हैं ये ज़ीरो को शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। यहाँ कितना बन रहा है, 180 डिग्री। यहाँ कितना बन रहा है, 360 डिग्री। तो 0, 180 डिग्री और 360 डिग्री एंगल पर इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट दोनों की वैल्यू ज़ीरो होगी, जबकि 90 और 270 पर इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो अब हमें ये पूरा पता चल गया है भाई ये जो अल्टरनेटिंग करंट होता है ये एक ऐसा करंट होता है जिसकी वैल्यू मुसलसल चेंज होती रहती है, यानी इसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी। कितने एंगल के बाद इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, तो अगर आप डायरेक्शन देखें तो हर 180 डिग्री के बाद इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई।
अगर ये क्रस्ट है तो ये ट्रफ में चेंज हो जाएगा, ट्रफ है तो फिर क्रस्ट बन जाएगा, क्रस्ट है तो ट्रफ बन जाएगा। हर 180 डिग्री के बाद इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है। और कितने एंगल के बाद इसकी वैल्यू पॉजिटिव से सॉरी इसकी वैल्यू मैक्सिमम से मिनिमम, मिनिमम से मैक्सिमम हो रही है? हर 90 डिग्री के बाद। देखें यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 90, कितना एंगल का फ़र्क है? 90 डिग्री। फिर देखें यहाँ मैक्सिमम है, यहाँ पे क्या हो गई? मिनिमम। कितना एंगल का फ़र्क है? 90। हर 90 डिग्री के बाद मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम में, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम में चेंज हो जाती है। जबकि डायरेक्शन कितने डिग्री एंगल के बाद चेंज होगी? 180 डिग्री एंगल के बाद जो है इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। तो ये हमारा टॉपिक जो है वो मुकम्मल हो गया। इसको आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर तैयार करना है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट में जाके अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, तो मैं जब रीड करूँगा तो फिर आपको इसका आंसर दे दूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।